जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार हम लोग जो लोग दिसंबर 2024 का कौन सा दिसंबर 2024 का, ठीक है, दिसंबर 2024 का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह क्लास है। और जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को हम लोग कौन सा शिक्षा शास्त्र विषय को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने YouTube पर सभी के सभी यूनिट को कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 10 तक के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है क्वेरीज या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें रिसर्च इन एजुकेशन या कहें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत ढेर सारे जो है बहुत लोग को डाउट है। और इससे संबंधित आपके एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में आपका सब्जेक्ट इन एजुकेशन में, और आप कहें तो पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में चाहे कोई भी विषय के छात्र छात्राएं हों, सभी लोगों को रिसर्च पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हम लोग की पहली क्लास होगी, हम लोग की क्लास में पूरे जो है 5 से 6 महीने के अंतर्गत हम लोग पूरी 10 यूनिट को कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने यूनिट 1 से लेके 10 तक जो पढ़ा है उसमें से भी आप अपने वीडियो को देखकर अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग यूनिट 6 को बहुत डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो रिसर्च इन एजुकेशन जो हमारा विषय है शिक्षा शास्त्र, उसमें क्या क्या मैटर है। फिर उसमें देखेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसमें क्या क्या मैटर है। उन दोनों को कंक्लूड करके एक क्लास में दोनों चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, रिसर्च इन एजुकेशन क्या करेंगे, रिसर्च इन एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा में शोध की बात करेंगे, शिक्षा में शोध की बात करेंगे, या प्लस करके कहते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक। या तो रिसर्च एप्टीट्यूड, दोनों को मिलाकर कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पर इतने पॉइंट, तो यहाँ पर इतनी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूनिट उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल का एक वीडियो मैंने जो है यूट्यूब पर डाला है, जिसमें डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर से बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने जो भी अपने सीक्रेट नोट्स शेयर करे हैं, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में है, जिसमें आप ऑनलाइन आपको लिंक मिलेगी, उसमें आप जो है उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो वहां पर नोट्स बनाने का जो तरीका है बताया गया है, वो बहुत जैसे जैसे मैंने बताया है, सर ने भी बस उतना बताया है। लेकिन सर ने कहा है कि सफल होने से पहले किसी को नोट शेयर ना करो। नोट शेयर करने का मतलब है कि खुद के द्वारा जो चीजें आपने बनाई है वो आपकी आपकी अमानत है। तो आप जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक वो किसी और को शेयर ना करें, ठीक है। ये उनका कहना है। हाँ, कोई अगर आपसे पूछता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, आप उसको तरीका बता सकते हैं। लेकिन अपने नोट्स उन्होंने देने से थोड़ा सा कहा है कि जब तक ना सफल तब तक ना दीजिए। लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, अब बात ये आएगी कि सर इसका मतलब आपने भी जो चीजें पढ़ाई हैं उसमें भी आपने अपने सीक्रेट नोट्स छुपा लिए हैं। तो नहीं मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो क्लास में हम लोग बातें करते हैं तो उसके द्वारा जो कंक्लूजन निकलता है, हम लोग किसी एक बात को एक एग्जांपल से ना लेके, दो एग्जांपल से ना लेके, जब तक सामने वाला सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक आप लोग एक निश्चित तौर पे समझना चाहो, तब तक हम लोग आगे चलते नहीं है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस को बनाने का तरीका कैसे होता है, उन्होंने बताया कि एक ही क्वेश्चन की इर्द गिर्द कैसे घूमा जाता है। मैंने भी अपनी पूरी क्लास में एक क्वेश्चन से कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर भी प्रयास किया है आपको बताने का, ठीक है। अब यूनिट 6 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सी है ये आपकी यूनिट 6 है, आपकी कौन सी है यूनिट 6 है ये आपका सब्जेक्ट में। और सेकंड पेपर और पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो ये यूनिट 2 है आपका, कौन सी है
यूनिट 2 है आपका। ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखना है। और आज की तारीख आप याद रख लीजिए, आज कितनी तारीख है? ठीक, आज आपकी तारीख है कितनी? 6 अगस्त 2024 है। यहां से आज की डेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग के सिलेबस में है क्या। ठीक, क्योंकि एजुकेशन का सिलेबस जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको यूनिट जो आपका फर्स्ट पेपर में यूनिट 2 है उसमें पूरा का पूरी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग 6A में पढ़ेंगे। मतलब हर यूनिट के 4 पार्ट होते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस बार जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो पढ़ने के साथ साथ हर यूनिट के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको कहाँ, आपको वहां पर मिल जाएगा। आपको क्या कहते हैं, यूट्यूब पर आपको डेली क्वेश्चन जो है वहां पर आपके मिल जाएंगे 10 या 20 क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, 6 पोर्शन में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पॉइंट में आपसे कह रहा है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, क्या है? ठीक, एजुकेशनल रिसर्च है आपका। यहाँ पर इसको पढ़ना है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र। अब देखिए क्या कह रहा सही है यहाँ पर कि शैक्षिक शोध का अर्थ जानना है कि शैक्षिक शोध क्या होता है। ठीक है, रिसर्च मतलब रिसर्च एक अलग चीज होती है और एजुकेशनल रिसर्च जो है एक अलग चीज होती है। दोनों में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होता है। रिसर्च जब हम करते हैं तो रिसर्च एक पर्टिकुलर क्षेत्र में करते हैं। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। अभी मैं केवल छोटी छोटी बातों में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आपको अपने यूनिट में पढ़ना क्या है। ठीक है, फिर आगे चल के हम इसकी डीप नॉलेज हम लोग लेंगे। अभी सरफेस ऐसे बताना शुरू करते हैं। ये शैक्षिक शोध के बारे में, शिक्षा और शोध में क्या अंतर है इसको भी डिस्कस करेंगे। शोध क्या होता है वो भी बात करेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका इसका जो है एरिया क्या है, या कहते हैं इसका स्कोप क्या है। हम अगर एजुकेशनल रिसर्च पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, इसकी भविष्य में हम लोग को क्या उपयोगिता है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपके आए हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो जो है आपके कोडिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन करना एक अलग बात है, कोडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना एक अलग बात है। उसमें एलिमिनेशन मेथड भी आता है, उसमें आपको डीप नॉलेज होगा तो आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। हम लोग को बार बार एक ही चीज नहीं पढ़नी है। जब कभी भी हम लोग क्लास में आएंगे, चाहे मुझसे आप रिसर्च एक पहली बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, हर बार एक नए तरीके से एक नए कंटेंट को लेकर आने का मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, जिसमें ये हो गया आपका। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज की, दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब देखिए अब वहां पर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की बात हुई है। अब यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, आपके यहाँ से जरूर बनते। अब यहाँ पर आपको एक पकड़ना है, क्या पकड़ना है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से जब कभी भी आप क्लास करेंगे, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ जरूर पूछता है। भाई इसका मेन होता है कि इसकी शोध का अर्थ क्या होता है और विषय क्षेत्र क्या होता है। इसको केवल आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा माइंड में बैठा लेना है कि इसका जो है स्कोप क्या होना है, इसको वाई क्यों पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने सांग वो दर्शन पढ़ते हैं तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, फिर लास्ट में आचार मीमांसा आता है, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी टॉपिक कोई भी विषय हम जो है क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ा जाता है। आपका क्लियर, वीडियो सही आ रहा है? सर स्टक हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा? नहीं सर अभी सही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, छोटा या बड़ा जैसा बनना हो। एक क्वेश्चन यहाँ स्कोप से, इसके मतलब स्कोप से पूछे इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखती। अब बात आती है स्टेप। स्टेप आप देखे होंगे हर एग्जाम में स्टेप जरूर पूछता है। ठीक है, अब
रिसर्च के स्टेप तो सब लोग जानते हैं भाई। देखिए रिसर्च के स्टेप जो सामान्य तौर पे होता है उसकी एक अलग गणना होती है, उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या नोट करना है, यहाँ पर साइंटिफिक मेथड के ही स्टेप पूछे जाते हैं। तभी जो है बहुत से लोगों के जो केवल रिसर्च के स्टेप को फॉलो करते हैं, और लेकिन जब वो साइंटिफिक मेथड पढ़ने आते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति अलग है और रिसर्च की मैटर आपका अलग है, ठीक है। रिसर्च में साइंटिफिक मेथड आता है आपका, और रिसर्च ब्रॉड सेंस है, और रिसर्च के अंतर्गत आपका साइंटिफिक मेथड आपका आएगा, ठीक है। जैसे और भी हम जैसे वैज्ञानिक पद्धति आप पढ़ेंगे, फिर इसका आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे, एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे, एथनोग्राफिकल रिसर्च पढ़ेंगे, तो सभी के एक एक पॉइंट जो है क्या है, उनके स्टेप्स अलग हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर इतने सारे स्टेप्स होंगे उसको याद कैसे करना है, तो उसको याद नहीं करना है, उसको कंपेयर करना है कि किसमें क्या चीज नहीं है, ठीक। जैसे वैज्ञानिक पद्धति करेंगे, इसमें जो है डाटा का एनालिसिस भी करेंगे, डाटा का कलेक्शन भी करेंगे, हाइपोथेसिस भी बनाएंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे। लेकिन वहीं पर जब हिस्टोरिकल रिसर्च में जाते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान में जाते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान में सब कुछ किया जाएगा, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती वहां पर, ठीक है। डाटा कलेक्शन होता है, लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से ही सब चीजें हो चुकी, घटनाएं घट चुकी होती हैं कि उसका हम लोग को अवलोकन उसके बारे में जानकर, मतलब उस भूत को जानकर, भविष्य की बारे में, भूत को जानकर वर्तमान स्थिति में क्या है, भूत को जानकर वर्तमान स्थिति में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना है, मतलब आने वाले कल के बारे में भविष्यवाणी करना है कि पुराने समय में ऐसी घटना हुई थी, वर्तमान में हम ऐसी स्थिति में हैं, और भविष्य में जाके हमें ऐसे करना है ताकि हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। वहीं पर एक्सपेरिमेंटल जब आप करेंगे, एक्सपेरिमेंटल में आपका सभी चीजें करनी पड़ती है, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, काई स्क्वायर भी, जो भी मेथड होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका आप लोग यूज करते हैं, ठीक, मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट्स होता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि कभी भी आप एग्जाम की टेस्ट तैयारी करेंगे तो यहाँ पे स्टेप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट में, और स्टेप को आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ये ध्यान जरूर दीजिएगा, जहां पर स्टेप वाले हैं तो कॉपी में अपना लिख लो कि साइंटिफिक मेथड का स्टेप जो है एनटीए वालों ने ये पूछा है। फिर दूसरी बात देखना, तो उसमें कुछ ना कुछ मैचिंग, वो क्या करते हैं, एक की पॉइंट जरूर रखते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मतलब थोड़ी सी कठिनाई स्तर बढ़ा देते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड के क्या विशेषताएं जो है या विलक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वैज्ञानिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। अब इनकी अभिलक्षण क्या है, अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं से जो है आपके मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे जो आप बताने जा रहे हैं इससे 100% मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो आता है रिप्लिकेबल, ठीक है, लिख देंगे रिप्लिकेबल। इसमें क्या, अनुकरणीयता के बारे में जानेंगे कि अनुकरणीयता या रिप्लिकेबल क्या होता है। अनुकरण, जैसे आपने इसको अनुकरण के बारे में जाना होगा, तो अब बताइए अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो किसने दिया है, जिसमें जो है उन्होंने एक बतख का एग्जाम्पल दिया है कि पानी में आपने देखा होगा कि एक बतख जो है, जो बड़ा बतख होता है वो आगे चलता है, फिर उसके सीधे सीधे लाइन पे और भी बतख रहते हैं, तो एक सीधी रेखा में वो लोग चलते रहते हैं, कहीं पर मुड़ना, अगर आगे वाला जैसे मुड़ा तो वो लोग भी मुड़ जाते हैं। तो ये किसने दिया है, अनुकरण का सिद्धांत। का मतलब होता है कि जो भी रिसर्च की जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो रेप्लिकेबल होता है। मतलब एक के स्थान पर कोई दूसरी चीज जो आ रही है, क्या उसके लिए वो यूजफुल है कि नहीं है। दूसरा होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब होता है कि जिसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों चीजें हों, वो क्या है, वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा परिशुद्ध होगा। लेकिन किसी में विश्वसनीयता है लेकिन जो है वैधता नहीं होती है, तो जब कभी विश्वसनीयता हो, वैधता ना हो, तो वो ठीक है, मानक स्तर ठीक है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है आपका। परिशुद्धता। मिथ्यापनीयता क्या होती है, फॉल्सिबिलिटी, जिसका देखिए वर्ड से ही हम लोग पकड़ लेना, परिशुद्धता का मतलब जो प्योर हो, जो शुद्ध हो एक तरीके से। मिथ्यापनीयता, जिसमें कुछ झूठापन हो, कुछ ना कुछ
छुपाया जाए आपका, तो वो आपका मिथ्यापनीयता कहलाता है। मितव्ययिता का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला। जो कम खर्चे में, मतलब कम खर्चे का मतलब होता है कि कम संसाधनों में अच्छा कार्य कर ले जाना, यही आपका पार्सिमोनी आपका कहलाता है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में, जो कि आपके सिलेबस से अब बहुत इंपॉर्टेंट वे करते हैं आपके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे फिर हम बताएंगे। 3 पॉइंट ये होगा कि आपका बिल्कुल सही है, पूरा मैटर आप पढ़ो नो डाउट, लेकिन उसके शॉर्ट्स नोट, शॉर्ट की नोट्स जो अभी बनाना शुरू कर देना। कि अभी से क्या करोगे, जैसे पूरी लेंदी है, पूरी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो पूरा आपने उसका मैटर उठाया पढ़ लिया, लेकिन आपको कम समय में चीजों को रिवीजन करना है, तो जिस समय आप पढ़ रहे हो वहां से छोटे छोटे पॉइंट्स आप वहीं के लिखते चले जाओ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 हो गए, नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग क्या है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 4 पे ये भी जो बताने जा रहे हैं, इससे खास तौर से मैचिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अब बात करें एम में क्या आता है आपकी चीजें वो देखना है हमें। तो एम में सबसे पहले इसमें आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको बोलते हैं समस्या समाधान। क्या बोलते हैं? समस्या समाधान। समस्या समाधान देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी वाले पे हम लोग क्या देखते हैं? थ्योरी बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? थ्योरी थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? सिद्धांत निर्माण। क्या कहते हैं? सिद्धांत निर्माण। सिद्धांत निर्माण की बात करेंगे हम लोग। फिर सी वाले में जो पॉइंट होते हैं, सी वाला हम लोग का क्या आता है आपका, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब भविष्य कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य कथन। भविष्य कथन, ठीक है। भविष्य कथन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर देखिए इतनी चीजें कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी समस्या समाधान आता है। समस्या समाधान में क्या आता है? जब कभी कोई हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, तो यहाँ प्रॉब्लम भी, रिसर्च में एक खास बात यह है कि प्रॉब्लम भी हम सेट करते हैं, और सेट करने के बाद हम उसका सर्च भी हम, मतलब उसकी समस्या का समाधान भी हम स्वयं ही करते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम का सिलेक्शन होता है, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं यहाँ पर। फिर आपका उसी से संबंधित जब समस्या का समाधान हो जाता है, तो इसमें जो है सामान्यीकरण की बात एक आती है रिसर्च में। जब कभी सामान्यीकरण की बात होगी, तो सामान्यीकरण पे एक स्थिति में जैसी कंडीशन थी, अगर वैसी ही स्थिति कहीं दूसरी जगह मिलती है, तो हम उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत निर्माण, तो एक प्रकार का नियम का या सिद्धांत का निर्माण हम लोग कर देते हैं। सिद्धांत, जिसके द्वारा, सिद्धांत वो होती है जो सिद्ध हो चुका हो, मतलब जो कार्य पहले से प्रूफ हो चुका हो और किसी के लिए बैड इफेक्ट ना डालता हो, तो वो क्या होगा आपका, आपका प्रिंसिपल, मतलब थ्योरी आपकी कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है आपकी। फिर प्रेडिक्शन में होता है भविष्यवाणी, कि मतलब किसी एक रिसर्च के आधार पे हमने सामान्यीकरण किया, तो देखा कि कहाँ कहाँ ये आपका मैचिंग खाएगा, कहाँ कहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब जाके प्रेडिक्शन की बात करते हैं, भविष्य कथन की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लियर? इतने इतने पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इतना। अब बात आती है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मीनिंग ऑफ स्कोप हम लोगों ने देख लिया, एजुकेशनल रिसर्च के। हम लोग ने साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड उसके स्टेप्स हम लोग को पढ़ने हैं, हम लोग को उसके साइंटिफिक मेथड के टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं। फिर जो है साइंटिफिक मेथड के जो एम्स होते हैं उसको हमें पढ़ने हैं। हम लोगों ने कितने पॉइंट, 4-5 पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मीनिंग पढ़ लिया हम लोगों ने एजुकेशनल रिसर्च की, साइंटिफिक मेथड के मीनिंग एंड स्टेप पढ़ लिए हम लोगों ने। फिर आपने तीसरे पॉइंट में टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड आपने पढ़ लिया। चौथे में एम्स ऑफ जो है साइंटिफिक एक्टिविटीज के बारे में आपने पढ़ लिया। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। 4 पॉइंट पर आपका कौन सा आता है? नहीं, 5 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आपका छठवें पॉइंट पे आपका क्या आता है?
छठवें पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, छठवें पॉइंट पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च जब हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर ये तीन आपको बहुत ही केयरफुली से, मतलब ये तीन आपको ऐसे याद होने चाहिए कि कहीं से भी कोई, याद तो सभी होंगे लेकिन आपको अगर एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये तीन स्टेप जरूर, मतलब ये तीन जो है जरूर पता होना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल रिसर्च जो होता है आपका। दूसरा क्या होता है आपका? फंडामेंटल के बाद अप्लाइड रिसर्च होता है आपका। अप्लाइड रिसर्च होता है आपका। अप्लाइड रिसर्च के साथ साथ जो तीसरा होता है एक्शन रिसर्च होता है आपका। क्या है? एक्शन। ठीक, फंडामेंटल को मूलभूत या मौलिक मौलिक अनुसंधान बोलते हैं। अप्लाइड में व्यवहारिक, और एक्शन में क्रियात्मक। ये जो है, ये तीन जो है, अब ये कहा जाएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है इनके जो है इन एग्जाम में सबसे मेन जो टॉपिक जो बनता है इनके उद्देश्य को पूछता है कि एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, या अप्लाइड रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, या मौलिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है। तो आपको एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं कि मौलिक जो होता है, मौलिकता में होती है जो चीज किसी की नकल करके हम ना बनाए, स्वयं के द्वारा जो हम बनाते हैं वो मौलिक होता है। जब मौलिक चीजों को हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई नई चीज का हम आविष्कार करते हैं, कोई नई चीजों को हम बनाते हैं जो सभी के लिए व्यावहारिक हो, तो उसका हम प्रयोग करके देखते हैं। जब प्रयोग करके देखते हैं तभी हम उसको क्या देते हैं? सिद्धांत। जब कभी कोई प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाए उसको सिद्धांत कहते हैं। क्या? प्रयोगों के द्वारा जो सिद्ध किया जाए उसको सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत जो है यहाँ पर मौलिक है। जब कभी सिद्धांत बनाएंगे तो किसी दूसरे का अगर लेकर बनाएंगे इसका मतलब वो तो पहले से बना है, तो जब वो पहले से बना है उसकी नकल करके हम बनाए तो वो सिद्धांत नहीं कहलाएगा। लेकिन जब कभी हम अपने द्वारा कोई नई चीजों को, मतलब उसी एक पुरानी चीज को लेते हैं और पुरानी चीज को नयापन निकाल कर लाते हैं, तो वही आपका मौलिक अनुसंधान कहलाता है, जिसमें हम सिद्धांत का निर्माण तो कर देते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उसका प्रयोग हम व्यावहारिक रिसर्च में करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। व्यावहारिक में क्या होता है? जो भी सिद्धांत बने हैं उसका प्रयोग हम करेंगे। जब जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के साथ साथ हमें उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर प्रयोग करने की बात करते हैं। अब उसके अंतर्गत जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने में क्या उसकी उपयोगिता है, क्या विशेषता है, क्या कैसे वो वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, वो एक्शन रिसर्च में आपको पता चलेगा। किसका प्रयोग करने पर, जैसे एक्शन रिसर्च के बारे में आता है जहां कहीं पर भी, अब इसका की पॉइंट है, जहां कहीं भी सुधार की बात आ जाए। क्या आ जाए? सुधार की बात आ जाए। ये बहुत की पॉइंट है। जहां कहीं भी सुधार की बात आ जाएगी वहां पर आपका, जहां पे इंप्रूवमेंट होगा, जहां पर सुधार होगा, जहां पर इंप्रूवमेंट होगा, वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? किसी चीज को, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, बिहेवियर के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि कैसा कौन क्या रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो किसी भी चीज को जानकर नई चीज को, थ्योरी को निकालना, थ्योरी बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी? आपका फंडामेंटल रिसर्च में आएंगी। तो ये तीन जो है हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अप्रोचेस, मतलब उपागम पढ़ते हैं। शैक्षिक शोध के अप्रोचेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अप्रोचेस, अप्रोचेस को हम लोग बोलते हैं उपागम। उपागम, उपागम या अप्रोचेस या उपागम का मतलब होता है सोर्स, कि अनुसंधान का जो सोर्स है वो किन किन चीजों से होता है। तो इसमें दो सोर्स आपको बताए गए हैं, एक बताया गया है गुणात्मक, दूसरा परिमाणात्मक। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जो है क्वांटिटेटिव जो है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका उपागम के अंतर्गत आएगा, अप्रोचेस के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला क्या होता है? क्वालिटेटिव। ठीक है,
क्वालिटेटिव होता है आपका, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो होता है आपका गुणात्मक होता है आपका, और ये मात्रात्मक होता है आपका। ठीक है, जब कभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो है गुणात्मक और परिमाणात्मक जो है अनुसंधान क्या होता है, तो इसके अप्रोचेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्वांटिटेटिव में जितने भी रिसर्च आते हैं, ठीक है, कि जितने भी आते हैं सब के सब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव में जो भी आता है या क्वालिटेटिव में जो आता है उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, पूरे के पूरे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो उसमें बहुत सी चीजें हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका हिस्टोरिकल रिसर्च आता है, फिलोसफिकल रिसर्च आता है, एथनोग्राफिकल रिसर्च आता है, जितने भी आते हैं सब के सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस वहां पर कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव में तो ये जो है बड़े पोर्शन होते हैं, जो आपके सभी यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट जो है यूनिट 6 और यूनिट फर्स्ट मानी जाती है आपकी। ठीक है, यूनिट 6 और यूनिट फर्स्ट मानी जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है जो आपका लास्ट आता है 7 नंबर, 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे जो है डिजाइन इन रिसर्च, डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। इससे क्वेश्चन भले कम बनते हों, लेकिन जब आप रिसर्च करने जाते हैं, जब आप कोई प्रपोजल बनाने जाते हैं, सिनॉप्सिस बनाने जाते हैं, तो रिसर्च डिजाइन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एग्जाम में भी आता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन हो जाते हैं। अगर इससे अगर एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया ना, तो बहुत वो कठिन हो जाता है। तो डिजाइन की बात तो ही आपकी डिजाइन बात करोगे तो डिजाइन की बात भी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 जो है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड करके आपको बता दें। 8वां पॉइंट क्या है आपका, ये ध्यान दे लीजिए। अब 8वें पॉइंट में जो आपका आता है डिजाइन। ठीक है, डिजाइन्स। ठीक है, डिजाइन्स भी देखने हैं, मतलब कि अभिकल्प भी देखना है किसके, इन एजुकेशनल रिसर्च, इन एजुकेशनल रिसर्च की। ठीक, एजुकेशनल रिसर्च की मतलब कहना है शैक्षिक शोध के अभिकल्प। क्या है? शैक्षिक शोध के अभिकल्प, शैक्षिक शोध के अभिकल्प। ठीक है, अभिकल्प का मतलब होता है, अभि का मतलब अंदर की ओर, कल्प मींस निकालना, मतलब अंदर की ओर से जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी। शोध डिजाइन जो है पूरा का पूरा एक छन्नी का काम करता है। जब कभी आप रिसर्च करने आते हैं, तो रिसर्च में सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, फिर इसके बाद जो है आप प्रॉब्लम को जो है सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है आप हाइपोथेसिस जो है बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप रिसर्च डिजाइन पर जाते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जैसे आप एक घर बनाना, आपको एक घर खरीदना है, मतलब आपको एक घर बनवाना है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम आपने ले ली, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको घर बनाना है। अब उसके लिए आपने क्या किया, आपने एनालिसिस करना, एनालिसिस इन द सेंस कि आपने उसके बारे में रिव्यू लेना शुरू कर दिया। भाई उसमें आपने गूगल में देखा, जो है सब जगह डाल दिया, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दिया, फैमिलीज में बोल दिया, तो जिसने जहां जहां बताया सब जगह आपने देखा, जहां बेटर आपको मिल गया उसको आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपने हाइपोथेसिस के लिए उसका डिजाइन, उसका जो है वो बनाया, क्या कहते हैं, नक्शा बनवाया। नक्शा जैसे ही पास होता है, उस नक्शे में ही आपकी पूरी, मतलब छलनी का सोपान इसको क्यों कहा जाता है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है सही है या गलत है, जब कभी डिजाइन बनता है तो डिजाइन में ही आधी से ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं। ठीक, डिजाइन में ही आपको क्या करते हो, कितना मटेरियल आपका लगेगा, क्या क्या आपकी आवश्यकता की चीजें हैं आपकी, कितना बड़ा चीजें आपको बना, ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट का कार्य करता है। रिसर्च डिजाइन जो होता है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट का कार्य करता है। किसी भी समस्या को किस तरीके से हम टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, उसमें क्या क्या जरूरत आने वाली चीजें, सब के सब चीजें बताई जाती। इसीलिए याद रखिएगा, छलनी का सोपान भी कहा जाता है।
रिसर्च डिजाइन को छन्नी का सोपान भी कहा जाता है, ये लिख लीजिएगा। या ये कहा जाता है कि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की पहली जांच कहां पर होती है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जो है शोध विकल्प मतलब क्या कहते हैं हाइपोथेसिस परिकल्पना की पहली जांच कहां पर होती है, तो आप बता सकते हैं रिसर्च डिजाइन में, ठीक है ना। रिसर्च डिजाइन में पहली बार इसका जो है चेकिंग हो जाती है कि भाई हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पता चला हम लास्ट में पहुंच गए, पता चला कि हम जो है गलत रास्ते पर आ गए, तो उसके लिए पहले से ही चेकिंग के लिए आपका होता है। अब इसमें मुख्य रूप से आपके 3 इसमें बताए गए हैं। 3 कौन से? डिस्क्रिप्टिव आपका है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है आपका, डिस्क्रिप्टिव है आपका। अब याद रखिएगा, इससे पहले हमने भी डिस्क्रिप्टिव की बात करी है, जिसमें टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव की चीजें पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी कम चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब इधर पढ़ाएंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा होल पूरा का जब पढ़ा देंगे कि प्री एक्सपेरिमेंट, मतलब इसमें जो होता है डिस्क्रिप्टिव में जितने जितने टॉपिक्स इनके होते हैं सब के सब हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपका सर्वे आता है, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज आती है, डेवलपमेंटल स्टडीज आती हैं। तो यहाँ पर सब के सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा आपका क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मैंने बताया था इससे पहले, बोलिए। वर्णनात्मक। हाँ, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक बोलते हैं। फिर आपका दूसरा एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, अब एक्सपेरिमेंटल को हम प्रयोगात्मक बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग प्रयोगात्मक शोध विकल्प पढ़ेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे प्रयोगात्मक शोध विकल्प में इसके टाइप्स क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल के याद रखिएगा हमेशा 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं आपके, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हम लोग क्या है 3 टाइप बताए गए हैं। पहला जो है कौन कौन से, नंबर 1 पर आप बता सकते हो, नंबर 1 पर आप बताओ। नंबर 1 पर आपका प्री एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा आपका, ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा आपका, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन एक बार आया है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता क्या है, तो उसके बारे में वहां पूछा गया था। तो यहाँ पे तो प्री एक्सपेरिमेंटल भी पूछा जाता है आपका, और ये आपका क्वासी, मतलब ये 3 पॉइंट हैं। एक्सपेरिमेंटल के 3 ही जो है इसके प्रकार होते हैं और इसी के आधार पे होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि इसमें जो है आपके वेरिएबल से रिलेटेड बात करते हैं। क्या बात करते हैं, वेरिएबल से रिलेटेड बात करते हैं। वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वहां पे आपके एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आईवी बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को डीवी लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब कभी आईवी और डीवी आपके एग्जाम में भी अगर लिख कर आ जाएगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे जब कभी 2 वेरिएबल हैं, एक कारण और कार्य की बात हम लोग करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो फ्री होता है, जो अपने में सब कुछ जोड़ घटाना भाग सब कुछ कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, केवल उसके प्रभाव को देख सकता है, जो उसके प्रभाव को मतलब केवल उसका फल होता है, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन जो रिजल्ट आपका आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के काम में आएगा। इसका एग्जांपल होता है कि क्लासरूम में जब जो है बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता है वो फ्री होता है, वो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से बच्चे को समझाता है। जब किसी भी तरीके से किसी एंगल से हम बच्चे को समझाते हैं तो वो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वो फ्री होते हैं। लेकिन बच्चों को जिस तरीके से हम सिखा रहे होते हैं तो हमारी चीजों को देखकर ही वो सीख रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये केवल एक छोटी कक्षाओं में आता है, बड़ी कक्षाओं में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। बड़ी कक्षाओं में दोनों मिक्स रहते हैं, आप जैसे आप और हम हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं है कि हम जैसा जैसा सिखाएंगे आप वैसा सीखेंगे। क्यों, क्योंकि हम बताएंगे उसके बाद आपको भी
थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं होगा तो वो चीजें आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ के वेरीफाई करोगे तब आगे चलोगे। तो यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर छोटी कक्षाओं में ज्यादा दिखाता है। प्रिय में ट्रू में क्या होता है, ट्रू आपका यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल की बात करेंगे, कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल होता है यहाँ पर। लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या कहेंगे, यहाँ पे कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वासी होता है, जब इन दोनों से कोई काम नहीं हो पाएगा तब क्वासी से आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर इतने पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट हुआ। फिर तीसरा आपका क्या था, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन है, क्या है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में भी हम लोग चीजों को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ऐतिहासिक रिसर्च में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपके बनेंगे आपके, ठीक है। ठीक है, इसमें इतनी पॉइंट यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने और हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल से रिलेटेड भी जो है, जब कभी आंतरिक आलोचना और बाह्य आलोचना की बात होती है, इसका बहुत की पॉइंट है जो कि एग्जाम में, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ ले जाए तो इसका यही मुख्य है कि जब कभी आलोचना की बात करी जाए, क्रिटिसाइज की बात जाए या क्रिटिसिज्म की बात आ जाए या आपकी आलोचना की बात आ जाए, ये तीन वर्ड यूज होते हैं एग्जाम में आपका, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज या आपका जो है अभी क्या बोला मैंने हिंदी में, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। हाँ, तो ये जब कभी भी आ जाए, आलोचना भी दो तरीके से होगी, एक बाह्य आलोचना होगी, एक आंतरिक आलोचना होगी। तो बाह्य आलोचना, आंतरिक आलोचना की बात भी इसमें करेंगे। इसमें बाह्य जो है सोर्स, मतलब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स की भी बात करेंगे, प्राथमिक सोर्स की बात करेंगे, द्वितीयक स्रोत की बात करेंगे। तो इसी के लिए करेंगे हिस्टोरिकल में, क्योंकि घटना जब पुरानी घट चुकी होती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सोर्स जानना चाहते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा किसी के बारे में। तो उनसे संबंधित जो बुक्स होंगी, जैसे मान लो अकबर के बारे में जानना हो तो अकबर से संबंधित जिन लोगों ने किताब लिखी है वो द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे, लेकिन अकबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी होगी तो वो उनकी प्राथमिक स्रोत हो जाएगी, उनके बारे में जानकारी होगी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानना हो तो उनके द्वारा जो किताब लिखी होगी वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगी, और उनके बारे में और किसी ने लिखा है तो वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आपका आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके आते हैं एग्जाम में, आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में। क्लियर है पॉइंट, बताइए। जी सर। ठीक, तो यहाँ आज हम लोगों ने केवल इतना समझा है कि हम लोगों को अब आने वाले समय में क्या पढ़ना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कल की डेट से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान में जाने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे कि अनुसंधान होता क्या है, ठीक है, और शोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें भी जानेंगे हम लोग, बहुत की पॉइंट। कल ये भी, कल की तारीख में या कल की डेट में जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे उनको मैं बता दूं, कल हम लोग को ये भी पता चलेगा कि जो शोध के फाउंडर कौन है, और एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन में रिसर्च को लाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था इसके बारे में भी जानेंगे। फिर इसकी जो है इसका डेवलपमेंटल पॉइंट क्या है, ये किस तरीके से हम लोग का नजरिया कैसा ये करता है, ठीक है। हम लोग किसी भी बात को हूबहू ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि उसमें इफ, बट, व्हाई की व्हाट लगाकर कैसे हम उस चीज को, मैटर को निकालने का प्रयास करते हैं, ये सब कल हम लोग की डेट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये एक तरीके से पहली क्लास है जिसमें हम लोग डेमो के रूप में, मैं जो हूँ यूट्यूब पर ये पब्लिश करेंगे हम लोग, और आप लोग इसको देखिएगा और इसका रिस्पांस करिएगा। और जिनको भी एडमिशन लेना हो फटाफट आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि दिसंबर के बैच जो है आपके स्टार्ट हो गए हैं। दिसंबर के लिए मात्र आपसे 3.5 से 4 महीने होंगे। इन 3.5 से 4 महीनों के बीच में अगर आप गुणा करें, 3 का 4 में गुणा 4 3 12, 120 दिन बचते हैं। 120 दिन में आपको अपनी 10 यूनिट अगर तैयार करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग को समझ में आ गया, बताइए पूरा क्या पढ़ना था।
सर एक्सपेरिमेंटल वाले जो आपने बताए हैं ना, प्री और ट्रू वाले, इसको एक बार बता दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, पहले मतलब प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कोई भी चीज पहले हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में अजम्पशन करते हैं कि प्रयोग करने से पहले हम किन किन चीजों पे फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें हमें लेनी है, उन सब चीजों के बारे में आपका बताएगा। ठीक है, प्री वाले में। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल में अगर हम बात करेंगे, प्री देखा होगा कि जब कभी इसका प्रयोग करते हैं, इससे एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो एक हाई स्कूल है, वहां पर आपको साइंस पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है। तो उसमें देखेंगे कि उसमें साइंस में कि जो है बच्चे ज्यादा वो डिजिटल बोर्ड से जो बताते हैं वो समझते हैं कि वो जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं वो समझते हैं। मतलब कि इसमें मिक्स्ड लर्निंग का हम प्रयोग करते हैं। तो मिक्स्ड लर्निंग में जो पुराने तरीके से जो हम लोग पढ़ा रहे थे और जो वर्तमान स्थिति में जो पढ़ा रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस को देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्री और पोस्ट देखा जाता है। ठीक, प्री एक्सपेरिमेंटल में प्री और पोस्ट की बात इसमें करते हैं, मतलब इसमें कुल मिला के वन शॉट केस स्टडी के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट जो है दो तरीके से करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल से और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम प्रयोग करते हैं। इसको और डीप में जब बताएंगे तो प्री एक्सपेरिमेंटल आपका आएगा। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में इसके इसके तीन पॉइंट होते हैं जो आगे चल के बताएंगे आपके ना, कि इसमें क्या होता है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल, मतलब इसमें कुल मिला के कंट्रोलिंग की बात करी थी, इसमें नो कंट्रोल है आपका, नो कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें कंट्रोल है आपका। अब बात यह है कि कंट्रोलिंग की बात कर किसके लिए रहे हैं, तो वेरिएबल्स के लिए, ये आईवी और डीवी के लिए। ठीक है, यहाँ पर नो कंट्रोल, ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं कंट्रोल होगा, तो डिपेंडेंट अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोलिंग की जो बात करते हैं, यहाँ पर कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करके उस पर कोई ना कोई वर्क दिखते हैं। जैसे मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा में हमने दो ग्रुप बना दिए, एक जो है जिसका एग्जाम लेना है, दोनों का एग्जाम लेना है, लेकिन एक बच्चे को हम लोग ट्यूशन दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को ट्यूशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कंट्रोल की बात। तो हमने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बना दिया, दूसरे को इंडिपेंडेंट बना दिया। और जब उसका प्रयोग करा तो हमने देखा जिस बच्चे को हमने ट्यूशन दिया था उसने 100 में से मान लो 60 नंबर या 75 नंबर लेकर आए, लेकिन जिसको मैंने ट्रेनिंग नहीं दी, केवल एग्जाम की डेट बताई है, उसके मात्र 40 नंबर आए हैं। तो इसका प्रभाव हमने देखा कि हम स्ट्रेटेजिक रूप से जब हम तैयार कराते हैं बच्चे को, तो सिस्टमेटिक से, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जबकि दूसरा एक कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, तो उसमें यहाँ पर बात बताइए, कंट्रोलिंग की बात यहाँ पर करी गई है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वासी की। क्वासी में क्या होता है, जब कभी ये दोनों काम ना कर पाए, क्या हो, जब कभी ये दोनों काम ना कर पाए, तब मतलब जब समस्याओं का समाधान इन दोनों से नहीं हो पाता है, तब हम क्वासी का प्रयोग करते हैं, अर्ध का प्रयोग करते हैं ना, अर्ध विकल्प का प्रयोग करते हैं, क्वासी का मतलब ये कुल मिला के हाफ हाफ इन दोनों का लेके पूरा चलता है, जिसमें इसमें जो है टाइम सीरीज होती है, रिपीटेशन की बात हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर कुल मिला के कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो प्री वाले में पुरानी चीजों को देख के वर्तमान में बता रहे कुछ हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तो वो होगा। फिर कंट्रोल करके भी देख लिया, कंट्रोल करने पर भी अब देखिए, एक नहीं कंट्रोल किया तब भी प्रभाव देगा, एक कंट्रोल किया तब भी प्रभाव देगा। तो कह रहा है दोनों में समस्याएं नहीं हल हो रही। तो ये क्या कहता है, क्वासी कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आपके सभी समस्याओं का समाधान है। कहें कैसे, कहें कि मेरे पास जो है रिपीटेशन भी है, मतलब रिपीट करने की क्षमता भी है, और टाइम सीरीज को डिजाइन करने की भी क्षमता है। ठीक, तो ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है, और साथ में सभी के चुने जाने की संभावना जो होती है उसको खत्म करता है। मतलब यहाँ पर ये नॉन रैंडम, नॉन प्रायिकता की बात करता है ना, आप प्रायिकता की बात कर रहे हैं, जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना नहीं, हम जिसको चाहेंगे उसी को लेंगे। इसीलिए तो ये क्वासी होता है, क्वासी में सब चीजें ये अपने मन से करता है, तभी तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करने की बात यहाँ पर करता है आपका। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके थे, बताइए क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इतनी ही क्लास करते हैं, और कल से हम लोग इसके स्टेप्स को शुरू करेंगे। ठीक है।
और इसके नोट्स आप लोग बनाते ओके सर। रहिएगा, क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे इसी टाइम पर। चलिए, सो आई होप आपको क्लास बेटर लगी होगी। यस सर। ओके ओके, चलिए जी।